सन 2020 में पूरे भारत में एक वबा का हमला हुआ। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जिंदा रहने की जद्दोजहद जारी थी। सारी दुनिया जैसे ठहर सी गई थी। कोरोना, एक बीमारी, एक डर। मुल्क के सामने एक नया चैलेंज था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के आईन में ऐसा इंतजाम भी था कि इस तरह के हालात से कैसे निपटा जाए। एक ऐसा कानून जिसने भारत में कोरोना वबा का फैलाव रोकने में अहम रोल अदा किया, और वो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। इसके नाम से ही जाहिर है कि यह कानून 1897 में बनाया गया था, लेकिन मुल्क में वक्तन फवक्तन इस कानून की जरूरत पड़ती रही। सन 2009 में पुणे में स्वाइन फ्लू फैला था, तब भी इस कानून के सेक्शन 2 को नाफिज किया गया था। साल 2015 में चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए इस एक्ट को लगाया जा चुका है। कोरोना वबा के दौरान 11 मार्च 2020 को कैबिनेट सेक्रेटरी ने यह हिदायत दी थी कि तमाम रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके इस कानून के सेक्शन 2 को नाफिज करें, ताकि मरकजी वजारत सेहत और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी की जा रही हिदायत पर अमल किया जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जिसे खतरनाक किस्म की वबा को फैलने की रोकथाम के लिए बनाया गया था। बीमारी के शिकार शख्स को हॉस्पिटल या अलहदा मुकाम पर रखने का इंतजाम इसके सब सेक्शन में मौजूद है, जबकि सेक्शन 3 में जुर्माने का इंतजाम है। यानी पेंडेमिक से मुताल्लिक हुकूमत के अहकामात को ना मानना जुर्म है, और नाफरमानी करने वाले को ताज़ीरात हिंद की दफा 188 के तहत सजा मिल सकती है। आज की पेशकश में इस अहम कानून पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में, और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे उस कानून की जिसे मुश्किल हालात में लोगों की जान बचाने और किसी वबा को फैलने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। आखिर क्या है ये कानून और आज मुल्क में इसकी अहमियत क्यों बढ़ गई है? जी हाँ, 1897 में यह कानून नाफिज हुआ, लेकिन इसी दरमियान में भी इसका इस्तेमाल होता रहा। कभी रियासतों ने और कभी मरकज ने इसका इस्तेमाल किया, और कोरोना वबा के दौरान इसकी अहमियत पूरे मुल्क ने अपनी आंखों से देखी। आज इसके अहम मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे, और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं फॉर्मर वाइस चांसलर जामिया हमदर्द जनाब सैयद एहतशाम हसनैन साहब, और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। आप दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले आज की इस पेशकश में मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। और जब हम बात करते हैं इस कानून की, आप इंडियन रिसर्चर हैं, आपकी लंबी स्टडी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे एहतशाम सर, कि जब हम एपिडेमिक डिजीज एक्ट की बात करते हैं, 1897 का एक वक्त है, उस वक्त क्या हालात थे और क्या ज़रूरत थी जो इस कानून को बनाने की ज़रूरत महसूस की गई? ये कानून एक्चुअली 1897 में बनाया गया, और उसकी वजह यह थी कि उस ज़माने में एक बुबोनिक प्लेग की बड़ी ये थी कि इट विल बिकम ए बिग प्रॉब्लम, और उसको हैंडल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि एक ज़रूरी है कि कानून बनाया जाए। और ये कानून अगर आप उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, स्टडी करेंगे, तो देखेंगे उसमें ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं वो इसलिए है कि कोई इसको इम्प्लीमेंट करने में हमें दुश्वारी ना हो। अगर दुश्वारी कोई क्रिएट करता है तो उससे कैसे निपटा जाए, तो ये मेजर वजह थी। उसको क्या पेनल्टी मिलनी चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और क्या क्या हेल्प दे सकें जो केयर गिवर हैं उनको। ये सब वजूहात थी जिसकी वजह से ये बहुत सही किया गया उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में ये जो बीमारी जो आने वाली थी बॉम्बे में, तो लगा कि अगर नहीं करेंगे तो फिर लोगों को पता ही नहीं। वो ज़माना था कि लोग कह देंगे नहीं आप कौन होते हैं हमें बताने के लिए ये करो या वो नहीं करो। ऑफसेट भी करने को तैयार हो जाते थे लोग कि डॉक्टर्स को असॉल्ट करें, ये करें, तो उसको कैसे निपटा जाए। तो ये मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी किया, तो ये प्राइमरी वजह थी इस कानून को बनाने में। इसमें कई प्रोविज़न भी थे, कई चीज़ें भी हैंडल की गई, उन पर भी डिस्कस करेंगे। क्या उस वक्त ऐसा लगा कि जो मौजूदा कानून थे, या ऐसे हालात में मौजूदा कानून नाकाफ़ी हो जाते? उस वक्त इंडिया में कोई कानून था ही नहीं। उसके पहले हम उस ज़माने में उसके पहले भी काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेग्स, बड़े बड़े हादसा हुए हैं जिसमें 300 मिलियन 500 मिलियन लोगों की जानें गई हैं। लेकिन ये कानून की अहमियत हमें तब पता लगा जब हमें सार्स कोरोना वायरस से जो कोविड-19 की बीमारी शुरू हुई, उसमें लगा कि भाई कानून तो हमारे पास है, क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया गया, कुछ तरमीम की गई,
और एक नया कानून जो दो अमेंडमेंट जिसमें जो कहा जाए अमेंडमेंट के साथ वो अमेंडमेंट के साथ निकाला गया। मेरा मानना है कि वो जो कानून जो बनाया आपने 2021 में 22 में अप्रूव हुआ वो पार्लियामेंट में, इसमें भी थोड़ी तरमीम की ज़रूरत है और मैं बताऊंगा क्यों ज़रूरत है। क्यों उसमें तरमीम पर और उसके जदीद तकाज़ों पर भी बात करेंगे, आखिर वक्त का मुतालबा क्या है उस कानून के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम इसके कुछ प्रोविज़न भी डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जब हम इस कानून की बात करते हैं तो हर कानून के कुछ ना कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ सेक्शन होते हैं। जो अहम इसके सेक्शन है मैं वो जानना चाहूँगा ताकि हमारे व्यूवर्स जान सकें कि इस कानून में ऐसी क्या खास बातें थी। जी, इसमें टोटल 4 सेक्शंस हैं। Section 1 to Section 4 which specify about the objective of this legislation, why the legislation is there, and next is about to handle the health professional from these kind of attacks and other kind of damage to the property as well as to the loss to any medicines as well as to the clinic or the hospitals. So इसमें इन केस कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके लिए जो पनिशमेंट्स हैं वो सेक्शन 3 में दी हुई हैं। बट लास्ट सेक्शन 4 इज़ अबाउट कि इन केस कोई भी इंसान इसके फेवर में, इस लेजिस्लेशन के फेवर में कोई काम करेगा तो उसको गुड फेथ में प्रोटेक्शन दी जाएगी। सो दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव वन जिसमें लोगों को अवेयर करने के लिए एज वेल एज हेल्थ प्रोफेशनल को प्रॉपरली ड्यूटी करने के लिए आगे जो प्रोग्रेस के लिए सारे प्रोविजंस इसमें ऐड करे हुए हैं। आपने प्रोटेक्शन की जो बात की, किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा? अगर हम हेल्थ वर्कर्स की बात करते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट करें? पहला इसमें यह है कि इन केस कोई भी व्यक्ति उसको उसके काम करने से रोकता है, लाइक द डॉक्टर इज विश टू ट्रीट एनीवन, then what are the provisions in case you are restricting, anyone is restricting someone, then the punishment is there which is given under section 2A. So the punishment जो है वो इसमें आपका फाइन है एज वेल एज द इम्प्रिजनमेंट इज देयर। कितना है, अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कितना जुर्माना हो सकता है ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जान सकें कि इस कानून में अगर आप नाफरमानी करते हैं या किसी भी आप ऐसे डॉक्टर्स को या उनकी टीम को, हेल्थ वर्कर्स को काम करने से रोकते हैं तो कितना जुर्माना हो सकता है? तो सेक्शन 3 के अंडर मिनिमम जो है इट्स 3 मंथ विच एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। इतनी जेल हो सकती है, 3 महीने से लेकर के 5 साल तक की जेल की सजा का इंतजाम किया गया। इसके साथ साथ आपका जो फाइन है वो 50,000 से स्टार्ट होता है एंड विच गो टू 1 लाख एज वेल। सो इट्स प्योरली अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट इन इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस द पनिशमेंट इज देयर। So minimum to maximum, and in case any grievous hurt happen to the health professional during this, then हमारे पास IPC में प्रावधान है जिसमें section 320 is about the grievous hurt where the punishment is from 6 months to 7 years and fine is from 1 lakh to 5 lakh 5 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है। एहतशाम साहब, क्या रियासतें ही इस पर ये जो कानून है इसके ऊपर अमल करेंगी या हुकूमत, मरकजी हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? इसमें इख्तियारात को किस तरीके से तकसीम किया गया? इसमें जो आपने सवाल पूछा है बड़ा अच्छा सवाल है, बिकॉज इसमें किसका रोल कहाँ तक है। जी, रियासतों का भी रोल है कि वो कानून को फॉलो करें, लेकिन इसमें कुछ मॉनिटरी प्रॉब्लम्स आ जा सकते हैं। आप इलाज कर रहे हैं, खर्चा कौन देगा? आप डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स की फ़ीस वगैरह कौन देगा? हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस कौन देगा? उसके लिए कानून में ये प्रोविज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स, वो देगी। तो इस मामले में सेंटर ने साफ साफ कर दिया कि जहाँ खर्चे का सवाल है हम पूरी ज़िम्मा उठाते हैं और उसके अलावा आप भी मदद कीजिए हमारी, लेकिन इसकी फ़िक्र ना करें आप। द होल पर्पस इज़ के जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एपिडेमिक आ रही है उससे लोगों की जानें ना जाए, उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दैट इज़ कंट्रीब्यूशन बोथ का है, लेकिन ज़्यादा इसमें जो वज़न है, ज़्यादा जो रोल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सिर्फ मशवरा देगी रियासतों को, गाइडलाइंस जारी करेगी, या वो फोर्सफुली भी आकर के लागू कर सकती है और कहीं सेंटर जो है अपने इख्तियारात को बढ़ा करके रियासत के मामलात के अंदर ज़्यादा दखल दे सकती है इस कानून के तहत? इनका जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें सिर्फ है कि कैसे जो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको या ऑफसेट कर रहे हैं फॉलो करने के लिए, उनको कैसे निपटा जाए, और जो लोग कर रहे हैं, जो नुकसान कर रहे हैं, उनको क्या, ताकि लोगों को मना करें, उनको डर हो कि भाई ये इम्पॉर्टेंट मामला है, इसमें आप हमारी दखल अंदाजी ना करें, आप हमें मदद करें, हमारा सपोर्ट करें, लेकिन जो खर्चा आएगा खर्चा मैं उठाऊंगा।
तो जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो तो रियासतें वो करेंगी, रियासतें। लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यही वजह है कि यह कानून बाय एंड लार्ज चलता गया। दूसरी वजह यह रही कि उस बुबोनिक प्लेग के बाद उस तरह की कोई एपिडेमिक आई नहीं टिल कोविड। बीच में आती गई थोड़ा बहुत, बट नॉट टू दैट एक्सट्रीम। कोविड ने सबको हिला दिया। कोविड के दौरान किस तरह से ये कानून और इसकी अहमियत सामने आई और कितना आपको ये कानून कामयाब होता हुआ नजर आया कोविड के दौरान, कोविड पर काबू पाने में? कोविड एक आज के दौर में अगर आप देखें तो जैसे होता था पहले कि भाई BC और AD, तो आज के ज़माने में प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड एक 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 मेजर बन गया कि कोविड के पहले कोविड के बाद। तो कोविड केम क्वाइट सडनली, और ये इस तरह से अपने अपने अपना अपना ये जो कहते हैं क्या कहते जो द वे इट वाज ट्राइंग टू क्रिएट न्यूसेंस, लोगों को पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा न्यूसेंस वैल्यू इसका है। न्यूसेंस वैल्यू तो अगर आप बीमार पड़ गए कोई बात नहीं, लेकिन जब हलाकत होने लगे, लोग मरने लग गए और तादाद उनकी 1-2 नहीं 100 लोग पूरे शहर में, कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है, जलाने की जगह नहीं मिल रही, तब लोगों को लगा। तो उसी वक्त गवर्नमेंट ने सोचा कि इस कानून में भी हमें तरमीम करने की ज़रूरत है। एक सबसे अच्छी बात है कि इस कानून की वजह से जो शुरू में लोगों को, सरकार को जो ये खदशा था कि शायद इम्प्लीमेंट करने में अब सबको टेस्ट कराना है, सबको मास्क पहनना ज़रूरी है, सबको डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, ये इसमें कैसे इन्फोर्स किया जाए, तो इस कानून का फ़ायदा हुआ। ख़र्चा कौन बेयर करेगा, वैक्सीनेशन करना है कौन बेयर करेगा। शुरू में तो वैक्सीन नहीं थी, वैक्सीन बाद में आई, लेकिन उसको कौन बेयर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि मैं उठाऊँगा। शुरू में तो पैसे चार्ज करती थी, फिर बाद में फ़ौरन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ये कानून बड़ा फ़ायदेमंद हुआ। लेकिन उसके बाद ये गवर्नमेंट ने ये भी रियलाइज़ किया कि ये कानून थोड़ी इसमें काफ़ी तरमीम की ज़रूरत है, और वो अमेंडमेंट जो आया उसमें आया है, उसमें काफ़ी तरमीम आई है। काफ़ी तरमीम आई है और काफ़ी कुछ आपके मुताबिक अभी उसमें और किया जाना बाकी है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जहां हम इस कानून की बात करते हैं और इसमें आपने दोनों ने ही बताया कि इसके अंदर एक सज़ा का इंतज़ाम किया गया है जो लोग इसकी नाफरमानी करते हैं। भूपेंद्र साहब, क्या सज़ा के ही ज़रिए इस कानून को इफ़ेक्टिव बनाया गया है या इसके अंदर बात कही गई है कि लोगों को अवेयर भी किया जाए किसी तरीके से? सबसे ज़्यादा सर अवेयरनेस का पार्ट थोड़ा सा लैकिंग है। इस लेजिस्लेशन में जो एपिडेमिक है वो कन्वर्ट ना हो पैंडेमिक में। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा दोनों जो चीज़ें वो अलग अलग है। एपिडेमिक इज़ लाइक ए कंटेजियस डिसीज़ जो डायरेक्ट कांटेक्ट में शिफ्ट होती है, बट जब वो एपिडेमिक लार्ज एरिया में आप ये बोल लो कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाए, देन कन्वर्टेड टू ए पैंडेमिक। सो इस लेजिस्लेशन में यही है कि हेल्थ प्रोफेशनल पैंडेमिक के बाद हेल्थ प्रोफेशनल को प्रोटेक्ट करा जाए, लोगों की सहूलियत के लिए वो उनका इलाज कर पाएँ। बट जो अवेयरनेस का पार्ट है वो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट अदर प्रोविजंस है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 है, हमारे पास IPC के प्रोविजंस हैं, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की, जिसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा, जैसे कि जो लोग हैं वो नॉट ओनली अबाउट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि ऐसा नहीं है कि डिसीज़ होने के बाद हमें उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, नहीं, उससे पहले हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी फूड हैबिट्स क्या हैं, हमारा एक्सरसाइज, हमारी स्लीपिंग पैटर्न क्या है, ऑल दिस थिंग्स आर मैटर जब हम बात करें अपनी हेल्थ की। अल्टीमेटली लेजिस्लेशन इज़ अबाउट द हेल्थ। क्या वाकई हेल्थ को लेकर के लोग इतने ज़्यादा सजग हुए हैं कोविड के बाद में? मैं जानना चाहूँगा क्या इस कानून ने लोगों को अवेयर करने में भी एक हेल्प की है, उसके अंदर एक अहम रोल प्ले किया है? जी डेफिनेटली। इसके बाद लोगों को लगता है कि हाँ, हेल्थ इज़ आल्सो ए रियली इंपॉर्टेंट मैटर। उससे पहले लोगों को लगता था कि नहीं, लॉ इज़ अबाउट ओनली ए सिविल और द क्रिमिनल और द IPR और द इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव, बट ऐसा नहीं है। हेल्थ के लिए लोगों में जो अवेयरनेस लाना वो कोविड का एक रूल रहा है, उसके बाद लोग अवेयर हुए भी हैं, बट स्टिल अप टू सर्टन एक्सटेंट हमें लगता है कि नहीं, इसके ऊपर और काम करना पड़ेगा, सो दैट कि लोग अपनी जितनी भी हैबिट्स हैं, वट एवर द फूड हैबिट्स, हमें ये नहीं पता कि हम कोई चीज़ कंज्यूम करें उसमें न्यूट्रिशन लेवल कितना है, ड्रिंकिंग जो उसकी मिनिमम कैपेसिटी है वाटर को कंज्यूम करने की, उसका हो गया, उसका प्योरिटी लेवल हो गया, फूड की प्योरिटी हो गई। ये सब चीज़ों के ऊपर हमें एक जो है वो एक थॉरली
अवेयरनेस और करना होगा, हमें और सोचना करना होगा पड़ेगा। इस बारे में। जी। एहतशाम साहब, उस वक्त कानून बना, हमने उसको आगे चल करके इसको अमेंड भी किया। आज हम देख रहे हैं दुनिया में बहुत तेजी से लोग मेडिक्लेम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि कानून के अंदर इस चीज़ का भी एक जुज होना चाहिए कि हर कोई आदमी मेडिकली इंश्योर्ड हो हमारी कंट्री के अंदर? कितना आप ज़रूरी समझते हैं इस चीज़ को? और जो आपने कहा कि कुछ नई तरामीम भी होनी चाहिए, मैं उस पर भी चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी वजाहत करूँगा, एपिडेमिक ज़रूरी नहीं है कि कंटेजियस ही हो। अब जैसे ओबेसिटी रिलेटेड है, अब कोई मोटा हो रहा है तो उससे कंटेजियस कैसे है? नहीं है, लेकिन वो भी एपिडेमिक होती है। कोई ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, वो भी एपिडेमिक होती है। ज़्यादा शराब पी रहा है तो वो भी एपिडेमिक फॉर्म है, तो वो भी, ये सब चीज़ें भी हैं। तो एपिडेमिक डज नॉट नेसेसरीली, ज़रूरी नहीं है कि वो कंटेजियस हो। कंटीजियस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। कोविड के केस में जो हुआ वो तो कंटेजियस था, वो तो वायरस था जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही थी। उसको कंटेजियस चीज़ों को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। हमारे को पैनलिस्ट ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, एपिडेमिक, पैंडेमिक। एक और लफ्ज़ मैं लाना चाहूँगा उसमें, एंडेमिक। आजकल जितने भी कानून बने हैं सब एपिडेमिक के बारे में बन रहे हैं। ये एपिडेमिक हो रही है या आने वाली है, इसको ये करें। लेकिन जो चूँकि इसके खदशात हैं कि ये एपिडेमिक पैंडेमिक ना बन जाए। पैंडेमिक से क्या मुराद है? पैंडेमिक से मुराद ये है कि ये एक ज्योग्राफिक एरिया में ना रह करके पूरे मुल्क से बाहर, अब ये सरहदों को अबूर करके दूसरे ममालिक के अंदर भी सरहद को रिकॉग्नाइज ना करके, नहीं करके, इट हैज़ नो बाउंड्रीज रिकॉग्निशन। तो एंडेमिसिटी जो आजकल आ रही है, फॉर एग्जांपल हम आपको मिसाल दें, कई चीज़ें हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है, उस ज़माने में था, अभी भी है, अब तो और ज़्यादा हो गया है। लेटेस्ट WHO की रिपोर्ट है, उसमें तो बहुत ज़्यादा अलार्म आ गया है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग टीबी के केस हैं और जो मर रहे हैं वो इंडिया से है। और ये मेरा ज़ाती मानना है कि ये जो रूल बना, जो तरमीम भी हुई, ये सब वी आर लुकिंग एट द केयर गिवर्स, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नॉट द पर्सन जो जा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। केयर गिवर को आपने असॉल्ट किया, आप पर जुर्माना होगा, आपको सज़ा होगी। लेकिन हम पर जो एपिडेमिक की वजह से असर हो रहा है, हमें क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है? ये आपने सही सवाल किया कि हमें किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। ये कानून में कोई कवरेज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कवरेज लाना है। मैं इसी सवाल के ऊपर एक स्मॉल रिएक्शन चाहूँगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी लगता है कि आज हमारे देश का हर नागरिक, जहाँ हम उसको फाइनेंशियली इंश्योर्ड करने की बात करते हैं, व्हाई नॉट मेडिकल इंश्योर्ड? डेफिनेटली इसके लिए एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो होना चाहिए, बनना चाहिए आगे की, वट एवर द एज, वट एवर द इकोनॉमिक और द सोशल कंडीशन, आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस रियली इम्पॉर्टेंट। इन केस कोई भी आपका पैंडेमिक, कोई एंडेमिक और कोई भी ऐसी डिसीज़ है विच इज़ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर, आपके लिए इसमें प्रावधान हो कि आप अपना जो भी इलाज है वो हॉस्पिटल में करवा पाएँ, जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हो। तो ये जो आपने बोला है, मतलब इस लुक लाइक अ राइट टू हेल्थ which is missing in the Constitution of India. So we have a right to health which come under the umbrella of Article 21. But जब हम अपना right to education ऐड कर सकते हैं, तो हमें right to health Constitution में ऐड करना important है, so that कि लोग इसमें और ज़्यादा अवेयर हो, अपने rights के लिए आगे प्रोसीड करें अपना। उसी तरह जिस तरह हमारे संविधान में राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ था, लेकिन बाद में हम आते हैं तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। इसी तरह अब हमें हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनको भी हमें ज्यादा एड्रेस करना होगा। यहाँ हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, जहां हमारे सवालात होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। जी हाँ, क्या सवाल है? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। Sir, my name is Pulkit Modi and my question is, which countries have responded best to the COVID-19 pandemic and what can we learn from them? आपको बड़ी खुशी होगी जवाब सुन करके। इंडिया हैज़ रिस्पॉन्डेड द बेस्ट। व्हेन यू लुक एट द ओवरऑल इम्पैक्ट, लुक एट द कितने नुकसानात हुए, कितनी जाने गई, कितना खर्च आया। और मुल्कों में इतने ज़्यादा खर्च हुए उसको कंट्रोल करने में, इतनी ज़्यादा मौतें हुई। इंडिया 1.4 बिलियन इंडियन हैं हमारे दुनिया में आजकल। जिस मैग्नीट्यूड के हमारे होना चाहिए था, वो कैजुअलिटी वो नहीं हुई। तो ये हम तो फ़ख्र के साथ कहेंगे कि थैंक्स टू मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ये इसका असर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ हम लोगों को हुआ। मतलब हमारा कानून, Comparatively. हमारी पॉलिसीज और हमारी मेडिसिन देखा जाए तो काफी हद तक बहुत, उन्होंने बहुत बिल्कुल। एक बड़ा रोल प्ले किया है। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़े। नमस्कार सर, मेरा नाम लतिका राघव है और मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे पेंडेमिक आया था उसमें काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई थी, तो सरकार ने उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करी अदर दैन द मेडिकल केयर? यस, सरकार ने बहुत चीज़ें प्रोवाइड की, बहुत चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती थी, उसकी वजह है जो प्रोवाइड की, वो सबसे बड़ी प्रोवाइड की जो सब पूरा अगेन प्री कोविड पोस्ट कोविड में देखें आप, मीटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, स्कूलों की जो प्लेटफॉर्म है, पहले स्कूल में फिजिकल अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी था, अब ये नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है जो काफ़ी हद तक हो भी रहा है, ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन मॉडल, ऑनलाइन सिस्टम जो प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ी बात है। डिजिटल, ये एक चीज़ और जो मेरे हिसाब से हुई कि कोविड ने इंडिया में, हम लोग तो अमीर गरीब का डिवाइड था ही, एक डिजिटल डिवाइड भी शुरू में क्रिएट कर दिया। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी कोविड के ज़माने में ही कि जो डिजिटल डिवाइड हो रहा है उससे जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको मुश्किल हो रही है। लेकिन वो भी आस्ते आस्ते करके स्मार्टफोन की, जो कि बहुत सारे स्मार्टफोन वगैरह अब इंडिया में बनने लग गए हैं, तो उसकी कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं, तो उससे फ़ायदा हुआ। और ग्रॉस लेवल जितनी सहूलियतें देनी चाहिए थी, काफ़ी कुछ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत वर्ड है, काफ़ी गुंजाइश है और भी सपोर्ट करने की। इमरजेंसी के हालात में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको पहुंचाया जाए और जो उस वक्त वबा या बीमारी फैल रही है उसको रोकने की कोशिश की जाए। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि इंसानियत जो होती है, और उसी के तहत वज़ीर आज़म ने ये अपील की थी कि लोग अपने यहाँ से अपने काम करने वालों को अपनी कंपनी से ना निकालें और उनका साथ दें ऐसे हालात में। तो इंसानी जज्बा जो है वो भी एक अहम रोल प्ले करता है और उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 2009 में स्वाइन फ्लू पेंडेमिक आया था पुणे में, इस एक्ट का इम्प्लीमेंट हुआ था बहुत ज़्यादा, तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए और कौन सा सेक्शन अप्लाई किया गया? जी, पुणे के अंदर जब ये हालात इस किस्म के हुए जी। तो उस वक्त उन्होंने डॉक्टर साहब क्या कुछ, कौन से इसके सेक्शन के तहत उन्होंने काम किया? सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 आर द मेजर 2 सेक्शंस। सेक्शन 3 अगेन उसमें आगे 5 सब पार्ट हैं, जिसमें इन केस कोई भी ऐसा जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल को ड्यूटी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्ट करता है, तो उसमें जो इंस्पेक्टर लेवल रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है वो उसमें आके इंटरप्ट करेगा। और दिस ऑफेंस इज़ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल मीन्स जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। तो इसका रूल ये रहा कि लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए जो है वो एज सच जो है हेल्थ प्रोफेशनल के ऊपर जो है डिपेंडेंट थे, बट ऐसा नहीं था कि कोई स्ट्रिक्ट करे आकर उनको ड्यूटी करने से। तो रोकने वाला एज सच जो था प्रावधान वो इसमें ऑलरेडी दिया, और कोई भी रोकेगा उसके लिए ये पनिशमेंट दी हुई है, सो दैट कोई अपना फ्रीली इलाज करवा सके। और इस जो बीमारी है इसको कंटेन करने के लिए जो प्रोविजंस है वो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन में दिए हुए हैं। यहाँ एक छोटा सा सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई काम करने में रुकावट पैदा करता है उसके लिए सज़ा का इंतज़ाम है, लेकिन जहाँ पर ये वबा फैली हुई है वहाँ पर अगर कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर या कोई डॉक्टर अगर काम ना करना चाहे तो उसके लिए कानून क्या कहता है? उसके लिए तो सिंपल, जो आप डिसोबेइंग द लॉ, डिसोबेइंग योर सर्विस रूल्स, तो वो तो कानून है ही, उसके लिए नए कानून की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन ये जो अनयूजुअल सिचुएशन है इसमें तो आप पर और ज़्यादा जिम्मेवारी होती है कि आप अपना छुट्टी भी बंद कर दें। मुझे याद उस ज़माने में जो लोग काम करते थे उनको छुट्टियाँ नहीं होती थी, बिल्कुल बंद कर दी गई थी। उनको तो रहने के लिए भी आप पूरा लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन ICMR ने उनके रहने के लिए गेस्ट हाउस में पूरी जगह बना दी, और जितने लोग काम कर रहे थे वो घर नहीं जा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था, तो ICMR में रहते थे। तो ये उस ज़माने में ये तो आप पर, आपके ख़िलाफ़ अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो सर्विस रूल्स की बात है तो आपको चार्ज किया जा सकता है। लेकिन वो जिम्मेवारी आपकी अपनी भी होती है कि ये ऐसे हालात में हम बजाय इसके कि और हाथ आगे बढ़ाएं, हम हाथ पीछे कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आपका कोई हक़ ही नहीं फिर उस नौकरी पर नौकरी करने का। हेलो सर, मेरा नाम इंशा फातिमा है और मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह आपने पब्लिक अवेयरनेस के बारे में बात की, तो कोविड के टाइम पे ये देखा गया कि वैक्सीनेशन के वक्त कई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी सोसाइटी में, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा हिचक थी वैक्सीनेशन को लेके।
तो जो लोग ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे होते हैं सोसाइटी में, तो उनके रिगार्ड्स में क्या कुछ रेगुलेशंस है जिसकी वजह से जो प्रोसेस है उसमें रुकावट आ रही है, या जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उनके लिए क्या कुछ इकदाम किए जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं दोनों से ही रिएक्शन चाहूँगा इस पर। जी, तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसमें इस मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो भी इंसान दे रहा है उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। अगेन इट इज़ ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और हमारे पास इसके साथ साथ जो नया आगे जो साइबर क्राइम में जो भी जितने भी प्रोविजंस आ रहे हैं उसके साथ साथ अमेंडमेंट्स भी आ रही हैं, सो दैट इन सब चीज़ों को रोका जा सके। एंड जो नया कंसेप्ट अभी आ रहा है इट्स अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसका यूज़ हम कर सकते हैं ये सब चीज़ों को रोकने के लिए, सो दैट कि जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच पाए, लोगों के बेनिफिट के लिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आर रियली गुड फॉर ऑल दिस पर्सपेक्टिव की लॉ है, रूल्स रेगुलेशंस आर देयर, जिसमें कोई भी ऐसी मिसलीड इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे और लोगों का जो भी है नुकसान इसमें ना हो। लोगों के बेनिफिट के लिए हमारे पास लेजिस्लेशन स्पेसिफिकली फॉर द साइबर सिक्योरिटी लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और नया कंसेप्ट आ रहा है डीप फेक का। तो उसमें भी हमारा इसमें आगे जो प्रोग्रेस है लॉ में वो आगे हो रही है, सो दैट कि आगे जाकर ये चीज़ें ना हो लोगों के साथ और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ऐसे हम सब क्या आईटी एक्ट के तहत ही इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन को, मतलब वबा के दौरान भी, पैंडेमिक के दौरान भी अगर कोई इस तरह से गलत मालूमात फैला रहा है तो क्या उस कानून के तहत हमें अब इसको शामिल करना चाहिए, या आईटी का जो हमारा कानून है उसके तहत ही हम इसमें? हमारा मानना है कि कानून हमारे पास है उसको हैंडल करने की, लेकिन उस ज़माने में जैसा कि आपने सवाल पूछा बहुत सही सवाल था, उस ज़माने में हमने एक भी मिसाल नहीं पैदा किया कि अगर इस वबा को रोकने के लिए लोग उल्टी बात जो बता रहे हैं उनको हम हैंडल करें, उनको हम पनिश करें। अगर 2-4 पनिशमेंट हो जाती तो दोबारा लोग ऐसी हिम्मत नहीं करते। वो मिसाल हम कायम नहीं कर पाए, वो बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह से लोग और भी ज़रा जो लोग, कई लोग तो वैक्सीनेशन कराना नहीं चाह रहे थे फॉर वट एवर रीज़न, रॉन्ग रीज़न, गलत मिसालें दे करके, तो उन पर हमने एक्शन न लिया और उसकी वजह से ये लॉ है, एक्शन ले सकते थे, किसी वजह से भी एक्शन ना ले पाए हम लोग, तो उसकी वजह से रॉन्ग इंप्रेशन हैज़ गॉन इन कि वो तो अपोज कर रहे हैं उसको। लेकिन आज हमारे पास ना सिर्फ ये कि एपिडेमिक से मुताल्लिक कानून है, बल्कि आईटी एक्ट भी है, साइबर एक्ट भी हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए हम इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। और ख़ास तौर से आज के इस दौर में जहां हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, इन तमाम कवानीन को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और इसी के तहत आज की ये पेशकश के ज़रिए भी हमने लोगों को इस कानून से मुतालिक बेदार करने की कोशिश की। मैं अपने दोनों ख़ास मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की। हम अपने नाजरीन को आज की इस पेशकश में यही इजाज़त देते हैं। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ, लेकिन आपको छोड़ते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान,